हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं चैन सर इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपके लेके आया हूं आपके जो ओरिएंट बेक्सॉन का जो न्यू बुक है सोशल साइंस का, तो उसका जो चैप्टर सेकंड है हिस्ट्री का, उसका जो कंप्लीट जो एक्सरसाइज का जो सॉल्यूशन है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहिए। चलिए, जो फर्स्ट जो क्वेश्चन आपका आता है राइट ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन है, इसमें जो फॉल्स स्टेटमेंट है उसको आपको क्या करने हैं, आपको करेक्ट करने हैं ना। तो चलिए, जो फर्स्ट आता है पृथ्वीराज चौहान won the first battle of तराइन अगेंस्ट महमूद ऑफ गजनी। तो ये आपका क्या है, ये जो है आपका ट्रू स्टेटमेंट है जिसको करेक्ट करने की जरूरत है। सेकंड आपका आता है नागाभट्टा सेकंड कैप्चर उज्जैन एंड मेड इट हिज कैपिटल। तो ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है जिसको हम करेक्ट करेंगे। तो नागाभट्टा सेकंड कैप्चर कन्नौज एंड मेड इट हिज कैपिटल। तो उसने कन्नौज को क्या किया था, कैप्चर किया था और उसको अपना कैपिटल बनाया था। देन द पालास सेट अप अ लर्निंग सेंटर एट नालंदा। तो ये जो है आपका फॉल्स है। पालास ने कहां पर, तो द पालास रिवीव्ड द यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा एज अ सेंटर फॉर लर्निंग। मतलब जो पाला है वो सेटअप नहीं किए थे नालंदा को, है ना, वो उसको फिर से उसका जीर्णोद्धार करवाते हैं, उनको फिर से बनाते हैं, उसको फिर से डेवलप करते हैं और वहां पर लर्निंग सेंटर और बेहतर तरीके से एस्टैब्लिश करते हैं। देन नेक्स्ट आता है कविराज मार्ग इज अ बुक रिटन इन संस्कृत। ये आपको भी क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि जो कविराज मार्ग इज अ पोयम रिटन इन कन्नड़ लैंग्वेज में वो जो है लिखा गया था। नेक्स्ट जो आता है राजा राजा चोला डिफीटेड द ईस्टर्न चालुक्यास ऑफ वेंगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट है। देन सेकंड आता है हु एम आई। अब यहां पर कुछ स्टेटमेंट दिया, वो बताना है कि कौन। तो यहां पर अंडर माई रूल द गुजारा प्रतिहारा किंगडम स्ट्रेच फ्रॉम द फुटहिल ऑफ हिमालय टू रिवर नर्मदा एंड फ्रॉम बंगाल टू सिंध। तो ये किसके समय हुआ था, तो ये जो है भोजा फर्स्ट थे। देन सेकंड आता है इट वाज ड्यूरिंग माई रूल दैट द चौहान कैपिटल्स वाज शिफ्टेड टू अजमेर इन द 12th century सी। चौहान का जो कैपिटल है वो अजमेर शिफ्ट हुआ था। किनके समय हुआ था, तो वो था किंग अजय राजा के समय। देन नेक्स्ट आता है आई एम अ परमरा किंग शेयरिंग माई नेम विद गुजारा प्रतिहारा किंग आई एम आल्सो अ फिलोसोफर। तो वो कौन थे, तो वो थे राजा भोज थे। देन नेक्स्ट आता है आपका आई एम अ पाला किंग हु हैड टू सफर डिफीट फ्रॉम राजेंद्र चोला इन द अर्ली पार्ट ऑफ द 11th century। कौन थे, तो वो जो थे महिपाला थे। देन नेक्स्ट आता है आपका आई एम द फादर ऑफ महमूद ऑफ गजनी। मोहम्मद गजनी के जो फादर थे वो थे आपके जो सबकुद्दीन जो थे वो उनके फादर थे। देन आई एम द राजकोटा किंग्स हु डिफीटेड द चालुक्यास ऑफ बदामी एंड द गुजारास ऑफ मालवा। आई आल्सो कैप्चर कलिंगा कोसाला एंड श्रीसलम। तो ये कौन थे, तो ये थे आपके दंती दुर्गा थे। तो इस तरीके से हुआ ये वाले क्वेश्चंस हुए। नेक्स्ट आता है मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन। फर्स्ट देखें, टू स्टेटमेंट दिए हैं, एसरेशन और रीजन वाले क्वेश्चंस है, जो कि आप भी के दौर में बेस्ड जो क्वेश्चंस आपके जो मल्टीपल चॉइस में बनते जा रहा है वो एसरेशन और रीजन वाले क्वेश्चंस है। आपको आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिलाएंगे तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को ज्यादातर मिलते हैं। तो इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। एसरेशन यहाँ पर कहा गया कि वेरियस ट्राइब्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया इन्वेडेड इंडिया इन द अर्ली मिडिवल पीरियड। डिफरेंट टाइप के जो ट्राइब्स हैं वो सेंट्रल एशिया यहाँ पर इंडिया में आए थे। रीजन Harshvardhan death in 1647 C created a climate of political unrest and disunity। क्यों वो लोग यहाँ पर आए, तो यहाँ पर रीजन बताया गया कि भाई हर्षा का जो देश 647 सी में होता है, तो यहाँ पर जो एक ऐसा जो पॉलिटिकल जो इनस्टेबिलिटीज आ जाता है जिसके कारण से वो लोग यहाँ पर हमला करते हैं बार बार। तो ये क्या होगा, A is true but R is false, या फिर बहुत जो है ट्रू एंड फॉल्स आपके जो ट्रू हो जाएंगे और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो आंसर हम जो देखें यहाँ पर जो क्या हो जाएगा, सी। दोनों स्टेटमेंट है आपका जो एसरेशन और रीजन दोनों करेक्ट है, और वो करेक्ट जो रिजल्ट बता रहा है कि एक्चुअली में हर्षवर्धन के डेथ के कारण से ही यहाँ पर डिफरेंट जो सेंट्रल एशिया के जो ट्राइबल जो ग्रुप्स हैं, ट्राइब्स हैं, वो इंडिया में अटैक करते हैं। देन सेकंड आता है आपका रीड द टू स्टेटमेंट। फिर वही स्टेटमेंट्स वाले एसरेशन और रीजन वाले क्वेश्चन आए। करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना करना है। Mahmud of Ghazni raided India several times but always went back. Reasons: all of Muhammad's rights of India were threatened by Indian king and the प्रिंसेस। यहाँ पर कहा गया कि महमूद ऑफ गजनी बार बार इंडिया में अटैक किए
कई बार किए, बट उनको वापस जाना पड़ा। तो यहाँ पर ट्रू है कि फॉल्स है, क्या बताना है आपको। तो चलिए आंसर हम देखें तो बी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। मतलब ये फॉल्स है कि भाई महमूद अब गजनी है वो इंडिया में सेवरल टाइम अटेम्प्ट करते हैं बट ऑलवेज वेंट बैक, हमेशा वो वापस चले जाते थे। ये जो है आपका ट्रू नहीं है ना, वो फॉल्स हो जाएगा। आर ट्रू है क्योंकि जो मोहम्मद राइड है इंडिया में बहुत बार, बट इंडियन जो किंग है प्रिंसेस है उनको हरा देते थे और उनको वापस जाना पड़ा, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता था। नेक्स्ट आता है चूज द स्टेटमेंट्स दैट बेस्ट एक्सप्लेन व्हाई मोहम्मद गोरी वाज एबल टू ले द फाउंडेशन फॉर अ न्यू एम्पायर इन इंडिया। स्टेटमेंट दिया हुआ है, 4 स्टेटमेंट है, उसको चूज करना है कि कौन सा जो है मोहम्मद गोरी जो इंडिया में अपना एम्पायर स्टैब्लिश करते हैं उससे रिलेटेड सही है। तो lack of duty among the Indian rulers at that time, the discipline and exceptional skill on horbacks of the Turkish army, then the courage and the cavalry of the Turkish leaders, या फिर the fertile and flat nature of the Indo-Gangetic plain। तो आपको बताना है यहाँ पर आपके जो पॉइंट्स ऑप्शन दिए गए हैं, ए में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है, फर्स्ट एंड थर्ड है, फर्स्ट सेकंड है, या फिर आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ है। तो इसमें चूज करना है, तो राइट ऑप्शन आपका फर्स्ट और सेकंड हो जाएगा कि इंडियन में यूनिटी नहीं थी, रूलर आपस में लड़ रहे थे, उसका फायदा उठाया, और स्किल्स जो तुर्क जो आर्मी है उनके पास इंडियन से बेहतर था। तो ये थर्ड का आंसर हुआ। नेक्स्ट आता है आपका, इफ यू आर विजिटिंग बुंदेलखंड इन द अर्ली मेडिवल पीरियड यू वुड फाइंड दिस डायनेस्टी रूलिंग हियर। आप जो है उस समय जो है बुंदेलखंड जाते तो आपको कौन सा जो वहां पर रूलर्स है वो रूल करते हुए मिलता। तो आंसर आपका सी हो जाएगा, चंदेलाज वहां पर रूल करते थे। देन नेक्स्ट आता है, चंद्रबरदाई रोड द बायोग्राफी ऑफ दिस किंगडम। चंद्रबरदाई ने किसके बारे में लिखा था, धर्मपाला, दंती दुर्गा, या फिर पृथ्वीराज चौहान, या फिर नागाभट्ट। तो आंसर हो जाएगा सी, पृथ्वीराज चौहान के बारे में चंद्रबरदाई ने लिखा है, बायोग्राफी लिखा है। देन मल्टीपल चॉइस में नेक्स्ट आता है, द रूलर्स ऑफ द आइलैंड किंगडम ऑफ साउथ East Asia were keen for a friendly relationship with Rajendra Chola. This was because he had a successful return to invasion of Central Asian tribe through this region. या फिर he had to carry water from Ganga, Gangaikonda Cholapuram आ गया। He had a powerful Aboriginal ruler want to learn the art of warfare from him. या फिर he had a powerful navy using which he conquered many islands kingdom in Southeast Asia। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी। उसने वो एक दिन के पास जो राजेंद्र चोला के पास जो है पावरफुल नेवी था, जिसके कारण से वो जो साउथ ईस्ट के जो किंगडम, आइलैंड जो किंगडम है उनको वो कैप्चर कर लेते हैं। तो इस तरीके से मल्टीपल चॉइस हुए। नेक्स्ट आता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। ब्रीफ वाले क्वेश्चन है। फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है, हु आर द सामंतास। सामंतास कौन थे, तो आंसर देखें तो सामंतास वेयर वॉरियर्स एंड चीफ्स हु सर्व्ड अंडर अ रूलर्स आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन। These Samantas were powerful and many of them become independent। में सामंतास कौन थे, तो वो एक वॉरियर, लड़ने वाले थे, है ना, और ये जो रूलर्स के अंडर में रहकर काम करते थे। बट जैसे हर्षवर्धन का डेथ हुआ तो ये खुद पावरफुल हो गए और अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर्स के रूप में वो डिक्लेयर कर देते हैं। सेकंड आता है, नेम टू सेंटर्स ऑफ लर्निंग दैट फ्लोरिश्ड अंडर द पालास। पालास के समय लर्निंग का कौन कौन से सेंटर था, तो द यूनिवर्सिटी एट नालंदा एंड द कॉलेज एट Vikramshila were the two center of learning that flourished under the Palas। इस समय पाला के समय नालंदा जो था और आपके जो कॉलेज जो विक्रमशिला था, दोनों जो है लर्निंग का सेंटर हुआ करता था। देन नेक्स्ट आता है आपका थर्ड नंबर का, द इंपॉर्टेंस ऑफ पाटलिपुत्र एज द लीडिंग सेंटर ऑफ नॉर्थ। यहाँ पर ऑफ ये अलग है ना। इंडिया वाज टेकन अवे बाय कन्नौज ड्यूरिंग द पीरियड अंडर स्टडी। व्हाई वाज दिस। तो चलिए हम जो देखें आंसर, तो कन्नौज रिप्लेस पाटलिपुत्र एज द लीडिंग सिटी ऑफ नॉर्थ इंडिया एज इट इज हैज बेटर एक्सेस टू द फर्टाइल इंडो-गंगेटिक प्लेन। मतलब जो कन्नौज है वो क्या करता है, पाटलिपुत्र को लीडिंग सेंटर के रूप में रिप्लेस कर देता है। क्यों, क्योंकि कन्नौज जो है फर्टाइल जो इंडो-गंगेटिक, जो इंडियन जो इंडस रिवर है और आपके जो गंगा रिवर है, उनका जो फर्टाइल जो प्लेन है, उपजाऊ मैदान पर थे, जिसके कारण जो कन्नौज है वो ज्यादा बेहतर ग्रोथ करता है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन आता है कि हु adopted the title of गंगईकोंडन and why। गंगईकोंडन का जो टाइटल है वो कौन अडॉप्ट करते हैं, कौन किनको दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, तो राजेंद्र चोला adopted the title गंगईकोंडन which means conqueror of गंगा। राजेंद्र चोला को जो है गंगईकोंडन
का जो है टाइटल उपाधि है वो दिया जाता है उनको, क्योंकि उसने गंगा तक जो है अपने जो है एरिया को फैलाया था, गंगा रिवर तक को उसने जीत लिया था, समझिए उस एरिया को भी अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया था। He adopted these titles to mark his victory over Mahipal, from whom he annexed Bihar, Odisha and बंगाल। मतलब जो महिपाल, जो पाला एम्पायर के जो रूलर्स थे उनको हराते हैं और बिहार, उड़ीसा और बंगाल को जीत लेते हैं, अपने कब्जे में कर लेते हैं। मतलब ये जो है गंगा रिवर का आसपास जो फर्टाइल एरिया था, इस कारण से इनको गंगई कोंडन कहा जाता है। नेक्स्ट आता है आपका व्हाट वाज अ मंडलम अंडर चोला रूल। चोला जो रूलर्स थे उनके समय मंडलम क्या था, तो आंसर में देखें ड्यूरिंग चोला रूल some territories were administered directly by the king. These territories were divided into 6 provinces. Each provinces was known as a mandalam. मींस जो चोला जो रूलिंग के समय कुछ जो टेरिटरीज है वो डायरेक्टली जो है किंग जो है उसको रूल करते थे, बाकी पर उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते थे, उनके कुछ जो रिलेटिव या फिर अधिकारी होते थे उनके थ्रू रूल होता है। बट कुछ जो ऐसे जो टेरिटरीज थे जहां पर डायरेक्टली जो है किंग है वो शासन करता था, तो उस जो टेरिटरीज को 6 जो डिफरेंट जो प्रोविंसेस मतलब अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया था। तो इसे जो एक जो प्रोविंसेस है उसको मंडलम के रूप में जाना जाता था, उनका नाम जो है मंडलम होता था। जैसे अभी जो है हमारा कंट्री इंडिया है, तो डिफरेंट जो स्टेट्स हैं, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड हो गया आपका, उड़ीसा, तो इस तरीके के डिफरेंट जो स्टेट हैं, तो उस समय इसी टाइप के जो डिफरेंट जो स्टेट्स होते हैं उसे मंडलम के रूप में जाना जाता था। देन आंसर डिटेल में फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है, हु वर द राजपूत, डिस्क्राइब द रूल ऑफ एनी टू राजपूत डायनेस्टी इन अर्ली मिडिवल इंडिया। अब ये जो डिटेल आंसर है, क्वेश्चन भी आपको देखना है कि यहाँ पर एक क्वेश्चन से हो गया हु वर द राजपूत ब्रीफ का, उसके बाद सोचिए कि जो 2 राजपूत डायनेस्टी उनके बारे में भी आपको नोट डाउन करने, तो आंसर लॉन्ग होगा। ठीक है, आंसर में देखें द राजपूत वेयर क्लैन और सोशल ग्रुप बेस्ड अराउंड प्रेजेंट डे राजस्थान। राजपूत कौन थे, तो ये जो एक सोशल ग्रुप जो था वो राजस्थान के रहने वाले थे। दे क्रिएटेड लार्ज किंगडम, ये एक बहुत बड़ा किंगडम है वो क्रिएट किए थे। दे आल्सो कंट्रीब्यूटेड अ ग्रेट डील टू द पॉलिटिकल एंड कल्चर ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया के जो पॉलिटिक्स है, कल्चर है, इनका जो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है। इमंग द मेनी पावरफुल राजपूत क्लैंस ऑफ मिडिवल एज, टू इंपॉर्टेंट वन वेयर द गुर्जारा, प्रतिहारा एंड द चौहान। मतलब राजपूत में बहुत सारे जो किंगडम्स थे, बट उसमें हम जो देख रहे हैं यहाँ पर डिस्कस करेंगे, आंसर देंगे, वो गुर्जारा प्रतिहारा का है और चौहान है, उनके बारे में नोट डाउन करें। सबसे पहले गुर्जारा प्रतिहारा देखिए। सो द गुर्जारा प्रतिहारा क्लैन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय नागाभट्टा। फर्स्ट दे रूल लार्जली ओवर पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न एंड नॉर्थर्न इंडिया बिटवीन द 8th and 12th century सी। गुर्जारा प्रतिहारा जो थे उनको एस्टैब्लिश किया था नागाभट्टा फर्स्ट ने। उनका जो एरिया जनरली आपके जो वेस्टर्न और जो नॉर्थ इंडिया में फैला हुआ था, तो 8th से 20th सेंचुरी सी के आसपास ये रूल करते हैं। नागाभट्टा जो सेकंड और भोजा फर्स्ट थे, वो अदर जो इस रूलर के पावरफुल डायनेस्टी हुए। आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ महमूद ऑफ गजनी देयर एम्पायर बिगन टू ब्रेक डाउन। मतलब महमूद ऑफ गजनी है, उनका अटैक होता है, तो धीरे धीरे इनका जो एम्पायर है वो ब्रेक डाउन होने लगता है, मतलब एम्पायर पतन होने लगता है। सेकंड हम जो देखें चौहान के बारे में, तो जो चौहान्स आर चहमनास वेयर अनदर राजपूत ट्राइब दैट केम टू पावर बिटवीन द 6th and 12th century सी। चौहान या फिर जिसे चहमनास के रूप में भी जाना जाता था, तो ये जो है 6 से लेकर 10th century सी के बीच ये जो है पावर में रहते हैं। दे रूल्ड ओवर पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे राजस्थान। जनरली ये राजस्थान के एक पार्ट में जो है रूल करते थे। अजय राजा जो इंपॉर्टेंट चौहान किंगडम हुए, साथ ही साथ जो पृथ्वीराज जो चौहान है उनको भी एक जो ग्रेट रूलर्स के रूप में जाना जाता है चौहान डायनेस्टीज का। पृथ्वीराज चौहान वाज अ ग्रेट वॉरियर एंड डिफीटेड मोहम्मद गोरी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। मतलब पृथ्वीराज चौहान ग्रेट रूलर से चौहान डायनेस्टीज के फर्स्ट जो तराइन का जो बैटल होता है वहां पर मोहम्मद गोरी को हरा देते हैं, कौन, चौहान। बट सेकंड हाउएवर ही वाज डिफीटेड इन द सेकंड बैटल ऑफ तराइन द नेक्स्ट ईयर। दिस वाज टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री। सेकंड बैटल में पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है और यहीं से ही इंडियन हिस्ट्री एक टर्न पॉइंट लेता है और मोहम्मद गोरी यहां पर मुस्लिम रूलर एस्टैब्लिश करते हैं। तो इस तरीके से फर्स्ट डिटेल का आंसर हुआ। सेकंड, हु वाज महमूद ऑफ गजनी, इन व्हाट वेज वेयर हिज राइट्स डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ महमूद गोरी। यहां पर सेकंड में आया कि अब महमूद ऑफ गजनी कौन थे और वो उनका जो राइट था वो मोहम्मद गोरी से किस तरीके से डिफरेंट था।
तो इसके बारे में आपको नोट डाउन करने हैं। तो आंसर देखें, महमूद ऑफ गजनी वाज द सन ऑफ सबकुद्दीन तुर्किश चीफ फ्रॉम अफगानिस्तान। मतलब अफगानिस्तान के जो रूलर थे सबकुद्दीन, उसके जो बेटे थे महमूद ऑफ गजनी, वो 1010 से लेकर 1026 सी के बीच डिफरेंट टाइम वो इंडिया में ही इन्वेडेड एंड राइडेड मेनी पार्ट ऑफ इंडिया एंड टुक बैक विथ हिम द वेल फ्रॉम दिस प्लेस। मतलब वो कई बार जो है 1010 से लेकर 1026 सी के बीच बार बार इंडिया में अटैक करते हैं और यहां से डिफरेंट संपत्ति वगैरह हम उनको लूट कर वो ले जाते हैं। मोहम्मद गोरी वाज द गवर्नर ऑफ गजनी, अ वैसल स्टेट ऑफ द गजनी एम्पायर। मोहम्मद गोरी कौन थे? तो जो गजनी एम्पायर है, जो मोहम्मद गजनी थे, उनके क्या थे? वो गवर्नर हुआ करते थे, मतलब उनके जो सैनिक के जो हेड हुआ करते थे। ही कॉन्क्वेर्ड मेनी प्लेसेस एंड सेट अप हिज रूल इन पार्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। मतलब इंडिया के जो डिफरेंट, जो जैसे हमने जस्ट ऊपर में देखा कि मोहम्मद गोरी है, पृथ्वीराज चौहान को हरा देते हैं और उसके एरिया को कब्जे में लेकर यहाँ पर वो इंडिया में वो क्या करते हैं। सो इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग विथ हिज राइट लाइक महमूद ऑफ गजनी डिड, मोहम्मद गोरी लेड द फाउंडेशन फॉर एन एम्पायर इन इंडिया। जैसे मोहम्मद गोरी है आपका, जो यहाँ पर वो इस्टेब्लिश हो जाते हैं, रूल इस्टेब्लिश करते हैं, बट मोहम्मद ऑफ गजनी है वो यहाँ पर आते हैं, अटैक कर एरिया को जीते हैं और अटैक करके यहाँ पर लूट कर सामान को ले जाते थे, सोना चांदी को ले जाते थे। थर्ड आता है, एज अपोज टू द हिस्ट्री ऑफ नॉर्दर्न इंडिया in the early medieval period, South India and the Deccan enjoyed a period of relative calm and witnessed considerable economic and cultural progress. Why do you think this was so? Validate your answer with reference to the history of the Rajputa dynasty. Miss, अब यहाँ पर कहा गया भाई कि जो नॉर्दर्न इंडिया वहां पर बार बार जो है डिफरेंट अटैक्स हुए, बट साउथ इंडिया में उतना देखने को नहीं मिलता है, जिसके कारण से यहाँ पर इकोनॉमिक और कल्चर प्रोग्रेस ज्यादा देखने को मिलता है। तो अब इसका आंसर आपको राजपूता डायनेस्टी है उनके फेवर में देते हुए आपको आंसर नोट डाउन करना है। आंसर देखें, तो द टर्कीज एंड अफगान इन्वेडर्स रिस्ट्रिक्टेड देमसेल्फ टू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। मतलब जो तुर्क्स और अफगान जो इंडिया पर अटैक किए वो जनरली नॉर्दर्न इंडिया में ही थे। देयर जो कॉन्क्वेस्ट डिड नॉट टेक देम टू द डेक्कन एंड द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। मतलब वो डेक्कन और जो साउथ का जो एरिया है वहां पर वो अटैक नहीं कर पाते हैं। Hence, while North India saw many conflicts and battle, South India enjoy a period of relative calm and witnessed considerable economic and cultural progress. मिस यहाँ पर क्या हुआ कि जो नॉर्थ इंडिया में जो बहुत लड़ाई होने से क्या होता था, बहुत आर्थिक नुकसान होता था, बट साउथ और डेक्कन के एरिया था तो वहां पर शांत माहौल था, जिसके कारण से यहाँ पर कल्चरल और इकोनॉमिक प्रोग्रेस हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर हम जो है राजपूता डायनेस्टीज के बारे में नोट डाउन करें। सो द हिस्ट्री ऑफ द राजपूता डायनेस्टी वैलिडेट this fact the Rajputas under rules like Danti Durga and Dhruva become powerful enough to conquer several parts of southern, central and northern India. अब जो राजपूता डायनेस्टीज की बात करें तो उनके समय जो रूलर्स थे दंती दुर्गा और धरवर्षा थे, उनके समय ये जो राजपूतास बहुत पावरफुल थे और उसने सदर्न, सेंट्रल और जो नॉर्दर्न इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स है उनको अपने अंडर कंट्रोल में लिया था। जैसे वो द एनेक्शन ऑफ कन्नौज उस समय एक रिच सिटी हुआ करता था, ध्रुवा जो है धरवर्षा है वो उनको जीतते हैं। तो इंश्योर कॉन्सिडरेबल इकोनॉमिक प्रोग्रेस। क्यों इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुआ? क्योंकि दिस वाज बिकॉज कन्नौज हैड एक्सेस टू द फर्टाइल इंडो गंगेटिक प्लेन एरियाज। मतलब जो कन्नौज है वो इंडो गंगेटिक प्लेन एरियाज था और उस प्लेन एरियाज में डिफरेंट टाइप के जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते, प्रोडक्शन बेहतर होता था। तो इस कारण से ये जो रिच हुए राजपूतास, इसी कारण से इकोनॉमिक प्रोग्रेस देखने को मिलता है। साथ ही साथ द पीरियड ऑफ रिलेटिव पीस अंडर द राजपूतास इंश्योर कल्चरल प्रोग्रेस। शांत माहौल था, लोग जो है शांति से रहते थे, तो कल्चरल प्रोग्रेस भी हुआ। अमोघ वर्षा फर्स्ट राजपूता रूलर वाज अ स्कॉलर इन बौद्ध कन्नड़ एंड संस्कृत। मतलब जो विद्वान के रूप में, ज्ञाता के रूप में हम अमोघ वर्षा फर्स्ट के रूप में जानते, जो राजपूतास रूलर थे वो कन्नड़ और संस्कृत के बहुत बड़े ज्ञाता थे। ही रोट द पोयम कविराज मार्ग इन कन्नड़। साथ ही साथ उसने कविराज मार्ग जो है कन्नड़ लैंग्वेज में लिखा है। तो इस तरीके से ये जो थर्ड आंसर डिटेल का आंसर हुआ, बहुत लॉन्ग है बट क्या करें, क्वेश्चन ही इतना लॉन्ग है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं, राइट अ समरी ऑफ द मिलिट्री विक्ट्रीज ऑफ राजा चोला एंड राजेंद्र चोला विद अ फोकस ऑन देयर आर्मी एंड नेवी। अब जो है राजेंद्र चोला और राजा चोला है,
तो इनकी जो लड़ाई है, मिलिट्री जो विक्ट्रीज, लड़ाई लड़े जो नेवी और आर्मी का इसने यूज किया, उसके बारे में आपको नोट डाउन करने हैं। आंसर देखिए, Cholas developed a powerful army and a huge amount of money was spent for training and the upkeep of the army. चोला एक क्या करें, एक बहुत बड़ा और पावरफुल आर्मी डेवलप करते हैं और वो उसमें खर्चे भी करते हैं ना ट्रेनिंग के लिए, आर्मी में वेल इक्विपाइड हथियार वगैरह रखने के लिए। द आर्मी कॉन्सिस्टेड ऑफ इनफैंट्री, कैवलरी एंड एलिफेंट्स, मतलब जो धनुर्धर है, घुड़सवार वगैरह थे, हाथी में जो सवार होते थे, इस तरीके से इनके जो सैनिक में सभी तरीके के जो सैनिक रहते थे। द बेस्ट हॉर्सेस वेयर इंपोर्टेड फ्रॉम अरेबिया, मतलब जो अच्छा जो हॉर्स है, अच्छे क्वालिटी के जो हॉर्सेस हैं, उनको अरेबिया से मंगाते थे। द चोलास अंडर राजा राजा चोला आल्सो मेंटेन अ लार्ज एंड एफिशिएंट नेवी। राजा राजा चोला के समय क्या था, एक बहुत बेहतर जो नेवी था, मतलब नाव वाले जो सैनिक थे। द चोला नेवी वाज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एस्पेक्ट ऑफ द चोला एम्पायर। चोला एम्पायर का जो नेवी था वो कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा कारण था कि जो आइलैंड कंट्रीज में भी इनका जो प्रभाव होने का, जीतने का। देन विद दिस काइंड्स ऑफ मिलिट्री माइट राजा चोला was able to defeat the eastern Chalukyas of Vengi, the Pandyas, the Gangas of Kalinga and the Cheras of Kerala. He also captured large part of the Deccan and even part of Ceylon. मतलब राजा चोला है, उसने इतनी अच्छी मिलिट्री होने के कारण से वो चालुक्या जो वेंगी रीजन में थे उनको हराते हैं, पांड्यास को हराते हैं, कलिंग जो एरिया था वहां पर गंगास को हराते हैं, जो केरला वाले रीजन में चेरास है उनको हराते हैं, साथ ही साथ जो डेक्कन का जो बहुत बड़ा पार्ट है उनको भी अपने अंडर कंट्रोल में लेते हैं, और सीलोन मतलब श्रीलंका को भी अपने अंडर कंट्रोल में कर लेते हैं। हिज सन जो राजा जो चोला का जो सन था राजेंद्र चोला, कैप्चर वो वेंगी को कैप्चर में करते हैं, साथ ही साथ सेंट अ नेवल फ्लीट इनटू द बे ऑफ बंगाल एंड टुक ओवर पार्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। साथ ही साथ ये जो अपने नाव वाले जो सैनिक है उनको बे ऑफ बंगाल वाले जो ओशियंस है वहां पर भेजते हैं, और अंडमान निकोबार आइलैंड है उनको अपने अंडर कंट्रोल में कर लेते हैं। साथ ही साथ और आगे जाते हैं और आगे और जो आइलैंड कंट्रीज हैं जावा सुमात्रा उनको भी अपने अंडर कंट्रोल में वो कर लिए रहते हैं। तो इस तरीके से ये जो है आपके फोर्थ के आंसर हुए राजा चोला और राजेंद्र चोला के जो मिलिट्री विक्ट्रीज है उससे रिलेटेड। नेक्स्ट आपका आता है फिफ्थ नंबर का कि चोला एडमिनिस्ट्रेशन वाज लार्जली डेमोक्रेटिक इन नेचर। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? जस्टिफाई योर आंसर। अब जो चोला एडमिनिस्ट्रेशन था वो जो है डेमोक्रेटिक था, तो इसके बारे में आपको आंसर देने हैं। आंसर देखें तो यस, चोला एडमिनिस्ट्रेशन वाज लार्जली डेमोक्रेटिक इन नेचर। द रीजन फॉर दिस आर, चोला एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, डेमोक्रेटिक था, उसका रीजन यहां पर बताया गया है। व्हाइल द चोला किंग्स हैड लॉट ऑफ पावर, अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द किंगडम वाज कंट्रोल्ड बाय वैसल चीफ्स। मतलब चोला एक पावरफुल रूलर हुआ करता था, है ना, बट फिर भी उनके जो डिफरेंट जो चीफ्स थे, मतलब अलग अलग जो एरिया पर अलग अलग जो उनके जो सहयोगी जो प्रमुख थे वो उनके किंगडम को संभालते थे, चलाते थे। अंडर राजा द चोला परफेक्टेड अ हाईली ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम विद अ स्ट्रांग सेंटर। एट द सेम टाइम हाउएवर द ऑटोनॉमी ऑफ द विलेज असेंबली वाज आल्सो प्रोटेक्टेड एंड नर्टर्ड। मींस यहां पर क्या हुआ कि जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो डिफरेंट, सेंट्रल पे राजा हुआ करता था, बट विलेज असेंबली है उनको भी अपने जो डिसीजन लेने के अधिकार उनको दिए हुए थे। देन द विलेजेस हैड अ सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब गांव में जो है लोकल जो सेल्फ गवर्नमेंट वाला सिस्टम था, इट वाज कैरिड आउट बाय विलेज असेंबली। मतलब इसको जो कैरिड आउट जो लोकल जो लेवल पर गवर्नमेंट चलाने का जो काम है वो विलेज असेंबली करती थी। ग्रुप्स ऑफ विलेजेस मैनेज देयर अफेयर्स थ्रू सभास एंड महासभा, मतलब जो कमिटी जो बनती थी सभा और महासभा, वो कहीं ना कहीं जो गांव में जो भी चीज होता था उनको मैनेज करते थे। द ऑटोनॉमी गिवन टू द विलेज असेंबलीज, द मेंटेनेंस ऑफ चेक्स एंड द बैलेंस टू कंट्रोल एक्सटेंसिव पावर एंड द प्रैक्टिस ऑफ कंडक्टिंग रेगुलर इलेक्शंस प्रूव दैट द चोला एडमिनिस्ट्रेशन वाज लार्जली इफ नॉट इंटायरली डेमोक्रेटिक इन नेचर। मिस यहां पर जो विलेज असेंबली को जो ऑटोनॉमी दिया हुआ है, साथ ही साथ मेंटेनेंस ऑफ चेक एंड बैलेंस, जो एक्सटेंसिव जो पावर है उसको कंट्रोल करने की जो इनके पास जो क्षमता थी, रेगुलर इलेक्शंस होता था, कहीं ना कहीं ये जो चोला एडमिनिस्ट्रेशन है उनको
डेमोक्रेटिक नेचर के रूप में हमें दिखाता है। मतलब पूरी के पूरा जो है डेमोक्रेटिक नहीं था, बट कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में डेमोक्रेटिक सिस्टम हमें चोला एम्पायर में देखने को मिलता है। तो इस तरीके से ये जो चैप्टर से रिलेटेड आपके जितने भी जो क्वेश्चन आंसर थे, एक बहुत बड़ा आपका हेडेक था कि किस तरीके से करें, क्या करें। नया जो है आपका जो बुक्स है वो अपडेटेड हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कर दिया है। होपफुली ये जो वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए और अपने क्लास फ्रेंड के साथ भी इसको शेयर कीजिए। कोई डाउट्स है, प्रॉब्लम है तो कमेंट्स कीजिए। और चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आगे इसी तरीके से आपको हेल्पिंग वीडियो इस चैनल के माध्यम से मिलता रहे। ओके, थैंक यू।